हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13। अध्याय का नाम है जीव तथा समष्टियां। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव का पहले ही बना दिया है, जिसमें मैंने समरी तथा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और आप ये केवल 10 मत समझिए, मैं इसे समझाता हूँ, उस आधार पे आप और सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का भी ऑब्जेक्टिव करा दिया है, जो ऑब्जेक्टिव प्लस समरी कराया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप उन सभी वीडियो को ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 ऑब्जेक्टिव पहले करा चुका हूं, तो चलिए 11वां से शुरू करते हैं। ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों में कान और पैर सामान्यतः होते हैं, यानी जो स्तनधारी ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं उनमें कान और पैर कैसा होता है ये बताना है। तो आप समझ चुके होंगे, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया था, उनके कान और पैर दोनों छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? ताकि उनमें ऊष्मा का हानि नहीं हो। साथ ही एक चीज और मैंने बताया था कि जो ठंडे प्रदेश में जीव होते हैं उनके शरीर पे घने बाल होते हैं, ताकि वो अपने आप को गर्म रह सकें। अगला देखते हैं, सहोपकारिता के उदाहरण हैं। सहोपकारिता के उदाहरण कौन सा है? लाइकेन है, माइकोराइजी है, या फिर दोनों है। तो मैंने आपको सहोपकारिता में क्या बताया था, सहोपकारिता उसे कहते हैं जब दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है, दोनों एक दूसरे को लाभ ही पहुंचाते हैं। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग सहोपकारिता कहते हैं। तो सहोपकारिता किस में होता है? लाइकेन में भी होता है और माइकोराइजी में भी होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन सोच कौन सा चुनेंगे? 3, यानी दोनों में होता है। अगला देखते हैं 13 नंबर, गर्तीय रंध्र निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? यानी रंध्र मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, यानी छिद्र। तो जो रंध्र यानी गर्त में पाए जाते हैं वो किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है कि जो गर्तीय रंध्र होते हैं वो इसमें से किस में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है जलोद्भिद, मरोद्भिद, लवणोद्भिद और समोद्भिद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तव में रंध्र का काम क्या होता है। तो रंध्र क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। और आपने पढ़ा होगा 11th में कि रंध्र के माध्यम से ही होकर के जलों की हानि होती है। तो वास्तव में जब रंध्र गर्त में होते हैं यानी गर्तीय स्थिति में होते हैं तो क्या करते हैं? जलों की हानि को रोकते हैं। तो जलों की हानि को कहाँ पे रोकने की आवश्यकता पड़ेगी? जहाँ पे जल कम हो, और वो क्या होता है? मरुद्भिदों में, यानी जो मरुस्थलीय ये पौधे होते हैं उनमें जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? गर्त में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आप चुनिएगा मरुद्भिदों में। निम्न में से किसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है? यानी इसमें से कौन सा है जिसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी, ये पूछा जा रहा है। पहला है बालू में, दूसरा है गाद में, तीसरा है बजरी में और चौथा है मृतिका तथा चिकनी मिट्टी में। ठीक है, तो देखिए जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो मृतिका या चिकनी मिट्टी में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि आप बालू में जल डालिएगा तो वो नीचे चला जाएगा, वो स्टोर करके जमा करके नहीं रखेगा, लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है वो जल को जमा करके रखती है। अगला देखते हैं 15 नंबर, अधिकतर ह्यूमस की मात्रा किसमें पाई जाती है? देखिए यहाँ पे ह्यूमस का मतलब आप आर्द्रता है, तो किसमें पाई जाती है? ऊपरी परत में, मध्य परत में, सबसे निचली परत में, या फिर सभी जगह पे समान पाई जाती है? तो देखिए जो ह्यूमस है यानी आर्द्रता है वो कहाँ पाई जाएगी? तो सबसे ज्यादा ऊपरी परत में पाई जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे। पारिस्थितिकी शब्द निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? यानी सबसे पहले बताना है कि किसने पारिस्थितिक शब्द को प्रस्तावित किया, किसने इनका यूज शुरू किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है रिटर, तीसरा है डाबेन मायर और तीसरा है हेकर। तो नहीं, किसने शुरू किया था पारिस्थितिक शब्द का प्रस्तावित किसने किया था? तो रीडर थे जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रस्तावित किया था। 17 देखते हैं, दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तब इसे कहते हैं
अभी इसी यही क्वेश्चन कुछ दूसरे रूप में आया था ऊपर, क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करके पूछा गया था। क्या कहते हैं उसे, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सहजीविता, ठीक है। क्या कहते हैं, सहजीविता। क्वेश्चन नंबर 18, छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है, इस संबंध को कहते हैं। यानी जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो क्या होती है, तो शार्क के निचले तल के पास चिपकी रहती है और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो देखिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं सहभोजिता। अगला देखते हैं, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता आवश्यक है किसके लिए, तो ऑप्शन देखते हैं, मृत्यु दर की वृद्धि के लिए, दूसरा है स्पीसीज की अनुकूलता के लिए, तीसरा है जीवों के अस्तित्व के लिए और चौथा है विभिन्न समुदाय में स्पष्टता बनाए रखने के लिए। तो देखिए आप ऑप्शन देख करके ये समझ गए होंगे कि जनन पृथकता, पृथकता यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल जनन नहीं, जनन पृथकता किस लिए हो सकता है, तो विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए, ठीक है। तभी तो जो विभिन्न तरह के जीव हैं वो सुस्पष्ट रहेंगे। तो ये क्या होगा, विभिन्न जीवों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। केवल जनन रहता तो हम लोग चुनते कि जीवों के अस्तित्व के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है। देखिए इतने सारे आपके नीचे कुछ क्या दिए गए हैं, तो ये रसायन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा रसायन है जो जीवों के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन स्थापित करने मतलब ये कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करता है, ये बताना है। ऑप्शन है फेरोमोन, टॉलिन, तीसरा एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है, फेरोमोन है। फेरोमोन है जो क्या करता है कि आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील रहती है, यानी कौन सा कारण है जिसके कारण जो आबादी होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ऑप्शन है देखिए, पहला जैविक है, दूसरा है भौतिक और तीसरा है दोनों। तो देखिए कहीं पे भी अगर आबादी में परिवर्तन आता है यानी आबादी परिवर्तनशील होती है तो वो जैविक और भौतिक दोनों कारणों से होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चुनेंगे दोनों, यानी दोनों कारणों से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु प्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। देखिए फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं, यानी जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं वो पौधों में कैसे वृद्धि करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रतिजीविता द्वारा, कवक मूल द्वारा, तीसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रोजन की मृदा की उर्वरता वृद्धि करके, और इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ चुके होंगे कि जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिसकी सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो आसानी से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त कर पाते हैं, यानी नाइट्रोजन को अवशोषित कर पाते हैं। इसलिए यही ऑप्शन सही है कि क्या करते हैं, जो राइजोबियम नामक जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झील के सतही जल में निम्न में से किसकी अधिकता होती है, यानी झील के ऊपर जो सतही जल होता है, झील की जो सतही जल होता है उसमें कौन ज्यादा होता है, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है प्रदूषक या फिर चौथा है खनिज। तो सतह पे सबसे ज्यादा क्या होता है, तो क्या होता है जी, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखिएगा कि झील के सतही जल में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा वायु द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो कौन सी मृदा है जो वायु द्वारा स्थानांतरित हो सकती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, बर्फीली, दूसरा है वायवीय, तीसरा है जलोढ़ मृदा और तीसरा है वातोर मृदा। तो देखिए बर्फीली हो नहीं सकता, जलोढ़ हो नहीं सकती, वायवीय हो नहीं सकता, तो सही क्या है, वातोर मृदा है। यही स्थानांतरित हो जाती है किसके द्वारा, वायु द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है,
मृदा जल को पौधों को प्राप्त होता है, मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, केशीय जल, किसकीय जल, सतह जल, गुरुत्व जल या फिर आर्द्रता ग्राही जल। यानी जो मृदा है, मृदा जल है जो पौधों को प्राप्त होता है, वो कौन सा है इनमें से, ये बताना है। तो देखिए, आपने ऑप्शन देख करके अंदाजा लगाया होगा कि किस रूप में जो जल होता है प्राप्त होता है। तो केशिकीय जल जो होता है वही प्राप्त होता है। तो याद रखिए कौन सा है, केशिकीय जल। आगे बढ़ते हैं, जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो तो उस अवस्था को कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है त्वरण अवस्था, तो दूसरा है प्लेट्यू अवस्था। तो यही है, क्या कहते हैं उसे, प्लेट्यू अवस्था कहते हैं। प्लेट्यू अवस्था किसको कहेंगे, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। जलीय वातावरण में जो सूक्ष्मतम जीव होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। याद रखिए यहाँ पे सूक्ष्मतम जीवों की बात हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पलवक कहते हैं। क्या कहते हैं, पलवक कहते हैं। मृदा एक मिश्रण है, मृदा एक मिश्रण है, यानी किन किन चीजों का मिश्रण है मृदा, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रेत एवं ह्यूमस, दूसरा है रेत एवं क्ले, तीसरा है रेत क्ले एवं ह्यूमस और चौथा है क्ले एवं ह्यूमस। तो देखिए, जो मृदा होती है वो क्या है, रेत भी है, क्ले भी और ह्यूमस भी है, यानी रेत, क्ले और ह्यूमस तीनों का मिश्रण है। क्ले मतलब पाक होता है, आप जानते होंगे इसे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन वातावरण का भाग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो हमारे वातावरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, तापमान, अवक्षेपण, प्रकाश और चौथा है मृदीय कारक। तो देखिए, ये मृदीय कारक है, ये वातावरण का भाग नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं वो वातावरण के भाग हैं। चलिए आगे देखते हैं, चरने वाले जंतुओं से संभवतः क्या लाभ है, यानी वैसे जंतु जो चरते हैं उनसे क्या लाभ है, क्या लाभ होता है ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं कि वन्य पौधों को हटाना, दूसरा है उनके उत्सर्जी पदार्थों का मृदा में मिलाना, तीसरा है वन्य जीवों को हटाना और खरपतवारों का नाश करना। तो देखिए, जो चरने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, आखिर उनसे जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो मृदा में मिल जाता है, जिससे मृदा उपजाऊ होती है। तो यही उनसे लाभ हो सकता है कि उनके उत्सर्जी पदार्थों का मृदा में मिल जाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही यह वीडियो भी समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 13th लेसन तक का, यानी इसका पार्ट 1 और 2 मिला करके कंप्लीट करा दिया। अगले वीडियो में मैं 14th लेसन का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत है उसे भी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।